सुप्रभात दोस्तों। मैं बेंगलोर से डॉक्टर इंदु झुंझुनवाला आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज सोमवार, बड़ी अच्छी धूप निकली है बाहर, और जब तक धूप ना हो ना तब तक कहीं ना कहीं मन पर एक बादलों के साथ साथ मन पर भी एक बादल से छा जाते हैं, थोड़ी सी उदासी के। कुछ अच्छा नहीं लगता। सूरज की किरणों में पता नहीं क्या जादू है, और ऐसा ही जादू है हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारी आत्मा में। कब हम खिल जाते हैं और कब उदास हो जाते हैं, कब आंखों से आंसू आते हैं और कब होठों पर मुस्कान आती है, पता ही नहीं चलता। और देखें तो जीवन में ना एक दृष्टि बनती है। उस दृष्टि में हर व्यक्ति जो है ना किसी बात से परेशान है। कोई अपने तन से, कोई अपने मन से और कोई अपने धन से भी। और ये सारी परेशानी जो है वो हमारे विचारों की ज़्यादा है। अगर हमारे विचार शुद्ध होते हैं, विचार की दृष्टि बदल जाती है, तो ये परेशानियां भी बदल जाती हैं, या कहूँ कि ये परेशानियां रहती ही नहीं हैं। तो फिर बात किसकी कमी की आई, बात किस सोच की आई, हमारी दृष्टि की बात आती है। और इसमें एक बात और है कि जो दर्शन शास्त्री होते हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि वे मृत्यु के बाद का सच तलाशते हैं। तो मृत्यु के बाद का सत्य तलाशने निकला मन, जीवन को पीछे छोड़ आया। ढेर सारी किताबें, दुनिया भर के शास्त्र, बड़े बड़े महात्माओं के ज्ञान भरे पात्र, बड़े बड़े महात्माओं के ज्ञान भरे पात्र, करीब आकर जाना सत्य इन सब से परे, इन सब से सयाना। करीब आकर जाना सत्य इन सब से परे, सबसे सयाना। अंतरतम में छुपा जाना पहचाना, अंतरतम में छुपा जाना पहचाना। ढूंढते फिरते हम मृग मरीचिका की भांति, ढूंढते फिरते हम मृग मरीचिका की भांति, जाने कहाँ ये मधुवन। ढूंढते फिरते हम मृग मरीचिका के भांति, जाने कहाँ ये मधुवन। महसूस होता है जीवन का हर सच, महसूस होता है जीवन का हर सच, हर पल के हर दंश में, हर पन्ने पर खुदा होता है। जीवन का हर सच हर पल के हर दंश पर, हर पन्ने पर खुदा होता है। मन के भीतर ही, मन के हर अंश में, मन के भीतर ही, मन के हर अंश में रमा रमा सा खुदा होता है। मन के हर दंश में रमा रमा सा खुदा होता है। क्षण क्षण के परिवर्तन में इंदु सत्य बसा होता है। क्षण क्षण के परिवर्तन में इंदु सत्य बसा होता है। तो ये जो सत्य की तलाश होती है ना, जिसे हम तलाशते फिरते हैं, वास्तव में ये मृग मरीचिका की भांति है। और जो सामने आता है वो ये है कि हर व्यक्ति का सत्य भी अलग अलग हो जाता है। तो जो सत्य हर व्यक्ति का अलग होता है, बात वहाँ सापेक्षता की आती है कि सत्य जो है सापेक्ष होता है। लेकिन कुछ सच ना इनसे थोड़ा परे होता है। अगर व्यवहार के सच की बात करते हैं तो निश्चित ही हर व्यक्ति का सच अलग होता है। लेकिन जब हम निश्चय की बात करते हैं, वैज्ञानिकता की बात करते हैं, तो फिर सत्य एक हो जाता है। जैसे रात और दिन का आना व्यवहारिकता की दृष्टि से। और इसके लिए हम किसे ठहराते हैं कारण? सूर्य को, कि सूर्य लाता है रात दिन। लेकिन जब सोचा ना तो बड़ा अच्छा लगा कि सूर्य तो अपनी धुरी पर ही रहता है और वो घूमता भी अपनी धुरी पर है। वो तो न रात लाता है न दिन लाता है। लेकिन पृथ्वी जहाँ हम रहते हैं ना, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। और वो जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है ना, तो उसका जो भाग है वो जब सूर्य के सामने आता है वहाँ दिन हो जाता है
और जो भाग सूर्य के पीछे रह जाता है वो रात हो जाती है, क्योंकि पृथ्वी अपनी धुरी पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है। सूर्य तो स्थिर रहता है। तो ना बहुत दिनों पहले मुझे किसी ने कहा था कि सूर्य जो है पृथ्वी पर जागृत अगर ईश्वर को देखना है तो वो सूर्य है। बड़ा गहराई से मैंने सोचा, क्योंकि एक क्षण में तो मुझे लगा ये क्या बात हुई, सूर्य कैसे ईश्वर हो सकता है। लेकिन जब हम गहरे और गहरे और गहरे उतरते हैं ना, तो धीरे धीरे ना सत्य पकड़ में आने लगता है। अगर हम सूर्य की जितनी भी उपमाएं देते हैं ईश्वर के साथ मिलकर के दें, ईश्वर की उपमाओं में देखें तो ईश्वर कुछ नहीं करता है। कहते हैं ना प्रभु करता ना प्रभु हरता। तो प्रभु ना तो कुछ करता है ना कुछ हरता है। जो करते हैं वो हम खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। लेकिन अच्छा होता है तो हम अपने ऊपर लेते हैं और बुरा होता है तो भगवान को दोषी ठहरा देते हैं। तो उसी तरह से सूर्य दिनों रात नहीं लाता, दिनों रात तो लाती है हमारी पृथ्वी जिस पर हम बसे हैं। तो दृष्टिकोण बनता है सामने देखने से अपनी ओर देखने का। तो आज हमारा विषय विज्ञान नहीं है, सूर्य और पृथ्वी नहीं है। लेकिन एक बात थी जो इसके दरमियान दिमाग में आई कि हमेशा यही होता है कि हम सामने देखते हैं। तो जब हम जिस विचारों की यात्रा कर रहे थे उस विचार में जो पहला पायदान आता है, पहला ठहराव आता है, वो ये है कि विचारों को आप किस तरह से अपनी ओर मोड़ो, अपनी ओर घुमाओ। सामने से नज़र आपकी ओर आनी चाहिए। हम जब अपनी ओर सोचते हैं ना, और अपनी ओर सोचता कौन है, उसका माध्यम क्या बनता है। तो सोचने का केंद्र हम कहते हैं मस्तिष्क है। बहुत सही है, सोचने का केंद्र तो मस्तिष्क का है, और मस्तिष्क का ही एक भाग है मन। लोगों ने बहुत अलग अलग तरह से कहा है इसको, मन की बहुत सारी परिभाषाएं भी दी है। लेकिन मैंने आपको शनिवार को जिस दृष्टि से मैं इसको सोच पाती हूँ कि मन तो एक माध्यम है। मन मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो मस्तिष्क के जो ज्ञान वाहिनी, जो नसें हैं जिसको आप कहते हैं नर्व सिस्टम, जो नॉलेज की जो नर्व सिस्टम है वो पूरे शरीर में व्याप्त है। लेकिन उसका पहला सिरा जो है मस्तिष्क में है। तो मस्तिष्क से जो वो पूरे शरीर में जब व्याप्त होती है तब हम कहते हैं मन पूरे शरीर में व्याप्त है। और जब हम उसका केंद्र देखते हैं तो हम कह सकते हैं वो मस्तिष्क में व्याप्त है। मस्तिष्क का एक हिस्सा है जहाँ पर हम यादों को, अपनी बातों को संचित भी करते हैं, जमा करते हैं, उसके बारे में सोचते भी हैं और कल्पना भी करते हैं। तो मस्तिष्क एक का एक हिस्सा बन जाता है। और बुद्धि और मस्तिष्क में फ़र्क है, मुझे लगता है मैंने पहले भी बताया था। बुद्धिमान हम हो सकते हैं और विद्यावान अलग हो सकता है। विद्यावान और बुद्धिमान में फ़र्क है, क्योंकि बुद्धि जो है वो, अगर सिंपल कहूँ तो वो सहजात होती है, जन्मजात होती है, जिसमें होती है वो जन्मजात होती है। और विद्या जो है हम बाहर से अर्जित करते हैं। तो बिना पढ़ा लिखा आदमी भी बुद्धिमान हो सकता है। डिग्रियां हासिल करके, शास्त्रों को पढ़ के ही कोई बुद्धिमान हो, ऐसी बातें, वो बुद्धिमान नहीं, वो विद्यावान होता है। तो ये सारी बातें ना विचारों के अंतर्गत आती हैं कि जब हम किसी बात पर विचार करते हैं और उसकी गहराई में जाते हैं तो हम पकड़ पाते हैं चीज़ों को। अब बात है गहराई में कैसे जाएं। जैसे कि मैंने शनिवार को कहा था कि मैं बताऊं कि किस तरह से हम विचार से निर्विचारता की ओर जाएं और किस तरह से हम अपने आप को साध पाएं, अपनी शक्तियों को जान पाएं। और शक्तियों को जानने के लिए जिस साधना की बात मैं कर रही थी, उस साधना में जो हमारी कड़ी बनी थी वायु से विचार तक, आज हम विचार पर हैं। और उस बीच में ही आया था मन, उस बीच में आए थे हमारी सारी इंद्रियां जिस पर हमने बातें की। हम इंद्रियों को दोष देते हैं, हम मन को दोष देते हैं। ये सारी चीज़ें हैं दूसरों को दोष देने की बात है।
सोचना हमें अपने बारे में है, खुद के लिए समझना है कि खुद में कितनी शक्तियाँ हैं और किस तरह से हमको इनका सदुपयोग करना है। और उस यात्रा में आए शब्द, उसी यात्रा में आई वाणी। तो ये सारी जो यात्रा है ना, वो सारी यात्रा हमें विचारों तक लेकर जाती है और विचार से हम निर्विचारता की ओर किस तरह जाएं। तो बड़ी बड़ी सुंदर एक दोहा है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। तो ये जो दोहा आज से 500 साल पहले, कह सकती हूँ 600 साल पहले लिखा गया था, लेकिन ये दोहा हर युग में, हर काल में इसका उतना ही महत्व रहेगा। और साहित्य इसीलिए ना कालजयी हो जाता है। तो अगर किसी भी चीज़ का अभ्यास किया जाता है, इसका अर्थ ये है कि अभ्यास करने से जड़मति, मतलब जिसके पास विद्या की कमी हो, जिसके पास समझ की कमी हो, वह भी सुजान हो जाता है, मतलब विद्यावान हो जाता है। किस तरह से? रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब पानी भरते हैं ना कुएं पर, तो कुएं की जो मुंडेर होती है वो पत्थर की होती है, लेकिन और रस्सी तो बहुत सॉफ्ट होती है, बहुत मुलायम होती है, लेकिन रस्सी बार बार जब हम कुएं में पानी भरते हैं, बार बार बकेट डालते हैं और बार बार निकालते हैं। मैंने बहुत पानी भरा है कुएं पर भी, आप लोगों ने भरा है कि नहीं पता नहीं, और बड़ा आनंद आता था हमें। और वास्तव में बचपन में क्या होता था, पटना में कभी कभी पानी आना बंद हो जाता है। बेंगलोर में भी ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन बेंगलोर में कुएं नहीं है हमारे पास, तो वहाँ हमारे घर में कुएं हुआ करते थे। तो हम जब पानी नहीं आता था नल में, और वैसे भी कारपोरेशन के पानी की एक अवधि होती थी कि इतनी देर में ही आएगा, तो कभी कभी पानी की ज़रूरत पड़ती थी तो हम कुएं से पानी भरते थे। और उस समय जब पढ़ाई शुरू हुई, जब हम स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, और ये वाला जब दोहा पढ़ते थे, तो बिल्कुल से स्ट्राइक कर जाता था कि हाँ, ये तो बड़ी सही बात है। क्योंकि जैसे जैसे रस्सी हम बार बार जब कुएं पे पानी भरते, तो मैं देखती हूँ कि वो जो पत्थर की जो किनारियाँ हैं ना, उसके ऊपर वो पानी से एक निशान पड़ जाता है, वो भी घिस जाता है, पत्थर भी घिस जाता है रस्सी से, रस्सी भी घिसती है। रस्सी बार बार बदलनी भी पड़ती है, बहुत सालों में टूटने लगती है रस्सी, क्योंकि वो भी तो पत्थर से टकराती है, तो वो भी कहीं ना कहीं कमज़ोर होती है। लेकिन रस्सी कमज़ोर होती है तो बहुत मामूली सी बात है, लेकिन पत्थर घिस जाता है, ये बड़ी बात है। तो जैसे पत्थर भी घिस जाता है रस्सी के माध्यम से, तो उसी तरह से हम अभ्यास से, एक बच्चा जब पैदा होता है ना, तो उसको एक्चुअली दूध पीने का अभ्यास भी नहीं होता है, वो भी हम अभ्यास कराते हैं। तो उसी तरह से हमें जो बचपन से अभ्यास कराया जाता है, उस अभ्यास के जरिए हम अपनी जितनी शक्तियों को पहचान पाते हैं। मैंने पहले भी कहा कि शायद 0.1% भी नहीं जान पाते हैं। तो अब अगर हमें अपनी शक्तियों को जानना है, उस 0.1% को 0.100 तक लेके जाना है, 0.50 तक लेके जाना है, इवन 0.10 तक भी लेके जाना है, तो हमें वही थ्योरी अपनानी पड़ेगी, अभ्यास करना पड़ेगा। हमें बचपन से ये सिखाया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। और जो हमारे परिवार ने जो संस्कार दिए, जो हमारे समाज ने संस्कार दिए, वो हमारे अंदर भर जाते हैं, संस्कार बन जाते हैं। तो आदत जो है, किस तरह संस्कार बनती है और किस तरह आदत बनती है। तो आदत, जब विचारों की भी बात होती है, तो पहले बात होती है संस्कारों की। जो हम करते हैं ना, वो संस्कारों के तहत होकर करते हैं। वो संस्कार कैसे बनते हैं, वो आदत कैसे बनती है, तो हमारे तो जानना ज़रूरी है दो मन को, एक चेतन मन और एक अवचेतन मन। हमारे शरीर के अंदर दो चीज़ें होती है, चेतन और अचेतन। जिस हम दो मन की बात करते हैं, तो दो स्थितियाँ बनती हैं मस्तिष्क के एक केंद्र की। उसमें ढेर सारे शेल्स होते हैं मस्तिष्क में। तो वो याद जमा होने के सेल्स भी होते हैं, प्रवाहित होने के सेल्स भी होते हैं, और याद करने के सेल्स भी होते हैं, चिंतन करने के सेल्स भी होते हैं, कल्पना करने के सेल्स भी होते हैं। तो अब जो हमने बचपन से जो हमारे अंदर स्टोर हुआ, जो संस्कार बना, वो कैसे बना, इसको समझना है। तो चेतन और अवचेतन मन की धारणा को पहले हम
समझ ले कि कैसे बनता है। तो जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं कि हमने कोई विचार किया और उस विचार के क्षणों में जब हमारी एनर्जी हमारे शरीर में, जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पूरी की पूरी हमारे शरीर की जो ऊर्जा है वो पूरे शरीर में फैली होती है, पूरे शरीर में विकसित होती है। उसका केंद्र हमारा मस्तिष्क होता है, लेकिन वो पूरे शरीर में फैली होती है। उसका केंद्र हमारा हृदय हो सकता है, उसका केंद्र हमारे अलग अलग चक्र हो सकते हैं, अलग अलग ग्रंथियाँ हो सकती हैं, लेकिन पूरे शरीर में उससे जो फैलता है वो सारी चेतना जिस क्षणों में एकत्रित होकर के एक ही धारणा पर, एक ही बात पर जब टिक जाती है ना, तब वो धारणा जो है हमारे चेतन मन से अवचेतन मन की ओर यात्रा करती है। अवचेतन मन क्या? अनकॉन्शियस माइंड, जिसका कि हमें पता नहीं होता लेकिन होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हमें पता नहीं होता लेकिन हमारे शरीर में घटित होती है, हमारी आदतों में शुमार हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। अगर हम रोज़ सुबह उठ करके सबसे पहले मंदिर के आगे आते हैं या भगवान को हाथ जोड़ते हैं, तो आप थोड़े दिनों में देखेंगे कि नींद से भी, जब आपकी नींद खुलेगी, हो सकता है उस समय आधी रात ही हो, लेकिन उठकर सीधे आपके कदम आपके घर के मंदिर तक पहुंच जाते हैं। ये कौन करता है? ये कैसे होता है? ये आपका अवचेतन मन करता है। अब जब रात में आप सोते हैं, आप रात में जो भी सोचकर सोते हैं, रात में वो आपके सपनों में आता है। कैसे आता है? इसलिए कि रात में आपने सोचा था और वो सोच, वो यात्रा अवचेतन मन तक चली गई। आपके चेतन मन की यात्रा अवचेतन मन तक चली गई और अवचेतन मन सपने में प्रकट हुआ। तो पहले तो अवचेतन मन को अच्छे से समझ लेना है। तो जब हमारी पूरी की पूरी एनर्जी जो है कलेक्ट होती है और उस समय जब हम कोई विचार करते हैं, उस समय हम कोई बात सोचते हैं, उस समय अगर हम कोई संकल्प करते हैं, तो वो संकल्प यात्रा करके अवचेतन मन तक चला जाता है और जो बातें अवचेतन मन में स्टोर हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, वो अपने आप हमारे संस्कारों में आ जाती हैं। उसे बनाना नहीं पड़ता। रास्ते बड़े सारे हैं। मुझे यहाँ से दिल्ली जाना है ना, तो मैं किसी भी रास्ते से जा सकती हूँ। मैं एरोप्लेन से भी जा सकती हूँ, ट्रेन से भी जा सकती हूँ। बहुत दूर है, लेकिन बहुत लोग पैदल भी यात्रा करते हैं, साइकिलिंग भी करते हैं, गाड़ी से भी जाते हैं। और भाया हैदराबाद भी जा सकती हूँ, भाया मुंबई भी जा सकती हूँ, भाया कलकत्ता भी जा सकती हूँ। तो एक यात्रा ये है, मैं एक यात्रा की बात कर रही हूँ। एक राह ये बनती है कि आप कोई भी बात, अपनी पूरी ऊर्जा को उस बात के साथ जोड़ करके अगर यात्रा करते हैं, तो वो बात आपके अवचेतन मन में चली जाती है और वो चुटकियों में आपके बिना जाने आपकी आदत बन जाती है, आपके संस्कार बन जाते हैं। लेकिन समस्या क्या है? इसमें बड़ी समस्या है, क्योंकि हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो मन है, हमारा जो हृदय है, हमारी जो बुद्धि है, अलग अलग जो नाम है, ये एक बिंदु पर एक क्षण के लिए भी नहीं टिक पाता। बड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए कितने लोग कहते हैं मुझसे ध्यान नहीं होता, मेडिटेशन नहीं होता। वो बड़े से बड़ा काम कर लेते हैं लेकिन मेडिटेशन नहीं कर सकते, ध्यान नहीं कर सकते। तो इसका रास्ता बनता है ध्यान का। जो मैंने ये रास्ता जो बताया, ये ध्यान का रास्ता है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप ध्यान करते हैं और उस मेडिटेशन में अगर आपकी ऊर्जा, इसीलिए मैंने बड़ा सरल बताया कि आप अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि विचार के बिना निर्विचारता नहीं हो सकती। एक विचार तो पकड़ के चलना पड़ेगा, कोई निर्विचार हो नहीं सकता। एक विचार को पकड़ के चलते हैं और धीरे धीरे निर्विचारता की स्थिति आती है। तो वैसे ही जब हम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे सारे विचार जो है ना सिमट कर इस एक विचार पर आ जाते हैं कि हमें अपनी सांसों को देखना है, सांसों को महसूस करना है। और जब हम उनको महसूस करते चले जाते हैं, जब महसूस करते करते धीरे धीरे जो ईड़ा और पिंगला, मतलब दायां और बाएं नाक से जो हम सांस लेते हैं, वो धीरे धीरे मध्यम बनती चली जाती है और वो सांस
जो नीचे की ओर आ रही थी, जब वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की तरफ जाने लगती है, तो सुषुम्ना नाड़ी के साथ वो प्रवाहित होने लगती है। उस समय में वह विचार भी धीरे धीरे आपका कहीं ना कहीं कम होने लगता है, समाप्त होने लगता है, आपकी सांसें शांत होने लगती है। और उस समय जब सुषुम्ना से प्रवाहित होती हुई रीढ़ की हड्डियों में हमारी बैकबोन के साथ, ब्रेन के साथ जब वो सांस लय हो जाती है, उस क्षण वो क्षण होता है जिस क्षण अगर कोई विचार, जिस विचार को लेकर आप चले हों, वो निर्विचारता की जो स्थिति है, एक ऊर्जा को एक जगह जो समाहित करने की बात है, उस समय जो होता है वो होता है अपनी शक्तियों का परिचय। वो होता है वो संकल्प हमारा अवचेतन तक पहुंचाने का मार्ग। और जब अवचेतन में बात पहुंच जाती है तो बस पहुंच जाती है, फिर वो मिटती नहीं है। ये तो एक बात हुई। अच्छा, समय हो गया है। चलिए, आज हमने एक रास्ते की बात की है, कल दूसरे राह की बात करेंगे। ये तो बात एरोप्लेन की थी। एरोप्लेन की तो थी, लेकिन महंगी बहुत थी, क्योंकि एरोप्लेन बड़ा महंगा भी पड़ता है। तो हम ट्रेन की भी बात करेंगे। तो आगे बढ़ेंगे कल इस पर, और कोशिश करूँगी कि 2-3 दिनों में यह बात यहाँ हो जाए, तो हम आगे का कामायनी का सफ़र करें। तो फिर से आज श्वासों की बात और यात्रा की बात। चलें श्वासों की यात्रा करने। आप सभी अपनी आंखें बंद कर दीजिए। देखिए, इंदु मुंद्रा जी ने कहा है कि मुझको लगता है कि आपकी और मेरी टेलीपैथी है। मैं अभी ध्यान पर ही 5-7 प्रश्न लिख रही थी कि आपको व्हाट्सअप करूंगी, और आपको भेजने से पहले ही आपने उसकी व्याख्या कर दी। तो टेलीपैथी तो होती है जब आप पूरी तरह से अपनी ऊर्जा मेरे साथ बांटते हैं, और मेरी ऊर्जा पूरी आपके ऊपर होती है ना, उसी को तो टेलीपैथी कहते हैं। मैंने वही बताया कि एक क्षण, ध्यान का वो क्षण जब आपकी पूरी ऊर्जा एक जगह हो, तो उस क्षण जो विचार होता है ना, वो वही विचार होता है जो हमें चाहिए। वो निर्विचारता विचार की उस अंतिम धारणा को प्रकट करती है। तो हम सब आंखें बंद कर लेते हैं। पैरों के अंगूठे, उंगली, पैर, घुटने, ऊपर का पैर, दोनों पैर जहाँ कमर से जुड़ते हैं उसे पूरी तरह ढीला छोड़ दें। उसमें कोई भी कसाव ना हो, बिल्कुल ढीला छोड़ दें। उसे तनाव मुक्त कर दें, और धीरे धीरे पीछे जंघाओं से ऊपर रीढ़ की हड्डी, उसकी फैली सारी स्नायु तंत्र यानी नर्वस सिस्टम, फैला हुआ सारी उसकी नसें, ऊपर गर्दन तक पूरी पीठ को ढीला छोड़ दें, तनाव मुक्त कर दें। धीरे धीरे आपकी पीठ और आपका पैर दोनों तनाव मुक्त हो गया है। अब हम पेट, नाभि, उसके ऊपर के हिस्से, पेट से ऊपर होते हुए छाती, कंधे और दोनों हाथों की उंगलियां
हथेली, हाथ, दोनों हाथ कंधे तक और कंधे पर आए और महसूस करें कि कंधे से गर्दन से नीचे तक का पूरा आपका शरीर पूरी तरह से तनाव मुक्त, ढीला और आराम ले रहा है, बिल्कुल आराम से है। धीरे धीरे आप गर्दन पर आए, गर्दन को ढीला छोड़ते हुए अपना चेहरे के एक एक अंगों को ढीला छोड़ें। होठों पर मुस्कान लाएं। अपने आप पूरा चेहरा, उसकी सारी नसें तनाव मुक्त हो जाएंगी। माथा, पीछे का मस्तिष्क, सिर का हिस्सा, ऊपर सर का हिस्सा, और धीरे धीरे आप अपनी सांसों पर आ जाएं। अब पूरा शरीर आपका ढीला हो चुका है, तनाव मुक्त हो चुका है। अब आसपास की आवाज़ कानों में आ रही है, उसे सुनते हुए अपनी मन की आँखों से अपनी श्वास को महसूस करें, देखें और एक लंबी सांस लें। सारी सकारात्मक ऊर्जा अंदर की ओर धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। सारे विकार शरीर, तन और मन के बाहर। आप धीरे धीरे सांस लेते जाएं और छोड़ते जाएं। श्वास और मैं और श्वास। श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। अंदर जाती श्वास सकारात्मक ऊर्जा को बुद्धि से होकर पूरे शरीर में फैलती जा रही है और शरीर की, मन की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर आती सांस अपने साथ समेट कर बाहर ला रही है। अपनी सांसों को देखते रहें, महसूस करते रहें। धीरे धीरे सांस शांत होने लगी है। दाएं और बाएं नाक से मध्य नाड़ी की ओर प्रवाहित धीरे धीरे शांत होने लगी है। मैं सांसों, मेरे साथ सांस लय होती जा रही है। सांस ऊपर की ओर ज्ञान चक्र से होते हुए प्रवाहित होते हुए
व्याप्त होते हुए विकारों को छोड़ रही है और मैं दोनों भौं के मध्य में स्थित अपनी सांसों को महसूस कर रहा हूँ। सांसें आ और जा तो रही हैं, किंतु अब मुझे उसका एहसास नहीं हो रहा। इतनी धीमी उसकी गति है। मेरा पूरा ध्यान अब ज्ञान चक्र पर स्थित हो गया है, क्योंकि अब सांस मध्य नाड़ी से प्रवाहित कर रही है, ऊर्ध्वगामी हो गई है, ऊपर की ओर जा रही है और मैं ज्ञान चक्र की आँखों से उसे महसूस कर रही हूँ। असतो मा सत्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। मैं असत्य से सत्य की ओर जा रहा हूँ। मैं अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही हूँ। मैं मृत्यु से जीवन की ओर, अमृत की ओर जा रही हूँ। ओम शांति शांति शांति। आप में से जो भी वापस आना चाहें, पहले अपने पूरे शरीर को एक बार देखें, उसमें समाहित हों और धीरे धीरे अपने हथेलियों को मलें, अपनी आँखों पर रखकर पूरे शरीर पर अपनी हथेलियों को फिरा दें। इसका महत्व भी मैं बताऊंगी। और अब धीरे धीरे अपनी आँखें खोल लें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन बहुत मंगलमय हो।